इंदौर तो व्यापार का हब है। अपने मध्य प्रदेश के लिए तो अपन ऐसा बोल सकते हैं उसको कि लोग मिनी बॉम्बे बोलते हैं। व्यापार करना मतलब 3 साल आपको बिल्कुल एक मजदूर के जैसे काम करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को अगर समझना है तो। देखिए, ये बात तो सही है कि अच्छे लोगों की कमी है, पर अच्छे लोग को तैयार करना पड़ता है ना। कोई भी तैयार होके नहीं आता है ना। मैंने तो भारत माता को ही अपना इष्ट माना है और संघ के माध्यम से मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे देश के लिए कुछ थोड़ा बहुत करने के लिए मेरा चुनाव करा ईश्वर ने। नमस्कार मित्रों, बिजनेस टॉक विथ प्रज्योत जोशी में आज आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच में जो हमारे मेहमान उपस्थित हुए हैं वो श्रीजी इंटरप्राइजेस एवं एमसन पाइप्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री श्रीनाथ गुप्ता जी आज हमारे बीच में हैं। और मैं बड़ा इससे बताना चाहूँगा कि आज आपको सिर्फ व्यापार नहीं, व्यापार के अलावा सामाजिक दायित्वों के बारे में भी काफ़ी कुछ इनसे जानने मिलेगा। तो नमस्ते और बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार गुप्ता जी, आपने हमारे लिए समय निकाला है इतने आपके व्यस्त शेड्यूल के अंदर, क्योंकि आप 2 दायित्व एक साथ संभालते हैं, मैं जानता हूँ, बल्कि अब तो 3। उस बीच में आपने हमारे लिए समय निकाला। तो वैसे पारंपरिक रूप से हम जो एक प्रश्न होता ही है को, जहाँ तक मेरी जानकारी आपको लगभग 30 साल हो गए। तो यह जो है आपने जो शुरू किया है एग्रीकल्चर पंप सेट्स का काम, तो ये आपने शुरू किया या आप पहले से मतलब? देखिए, हमारे जो पिताजी का कपड़े का काम था, लेकिन हम राजगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं। लेकिन जब इंदौर आए तो मुझे लगा कि हमारे देश की आबादी 50% एग्रीकल्चर बेस है, लगभग, बल्कि 60-65%। तो कुछ भी ऐसा व्यापार शुरू करना चाहिए जो एग्रीकल्चर बेस है। और किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो व्यापार को ही अपन इस प्रकार से प्रारंभ करें कि उसके माध्यम से हम किसानों की सेवा भी करें और उसी में से हमारा व्यापार चले। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हमने मोटर पंप का 1995 में इंदौर में व्यापार प्रारंभ करा। अच्छा, तो सर ये आपने जो पंप का काम शुरू किया, तो मुझे ध्यान में कि उस ज़माने का बड़ा बड़ा ब्रांड था, शायद वेगा था, वेगा नाम को याद नहीं आ रहा है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट से शुरू किया, जबकि इंदौर में उस समय पे सस्ते पंप का बहुत वो था। तो क्या कारण था कि आपने एक ब्रांडेड पंप को ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चुना? देखिए, एक किसान की एक मेंटेलिटी रहती है कि सस्ता माल खरीदना, लेकिन वास्तव में सस्ता माल खरीदना और हल्की क्वालिटी खरीदना वो किसान के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उसकी लाइफ 3 साल 4 साल होती है। और आप बड़े ब्रांड पे जाते हैं तो क्वालिटी अच्छी रहती है, ये बात सही है, लेकिन रेट इतने ज़्यादा रहते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। मुझे ऐसा लगा कि वो जो बड़े ब्रांड की क्वालिटी है, वो अच्छी क्वालिटी हम एक अफोर्डेबल रेट में कैसे हम किसान को दे सकते हैं, और एक वो चीज़ दिमाग में थी और उसको हमने ध्यान में रखकर, उस चीज़ को फोकस रखकर हमने अपना व्यापार प्रारंभ करा है। तो चूँकि आप के पापा कपड़े के लाइन में थे और आपने ये बिज़नेस शुरू किया, तो आपको शुरू में इसमें क्या स्ट्रगल करना पड़ा? क्योंकि एकदम नई चीज़ थी। वो बात सही है, एकदम से हमारे लिए नया था, क्योंकि जब मैंने इंदौर में काम प्रारंभ करा तो उस समय कोई मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। परंपरागत हमारा व्यापार है, कपड़े की दुकान थी, इसलिए व्यापार तो हमारे डीएनए में है। तो हमारे को चीज़ों को पकड़ने में, समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा। और फिर जब अपन एक क्वालिटी लेकर चलते हैं तो काम बढ़ने में, लोगों के जुड़ने में फिर कोई समस्या नहीं आती है। अगर आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ में आगे बढ़ते हैं और एक विज़न को लेकर आप आगे चलते हैं तो फिर लोग मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शुरू में आपने जब कार्य शुरू किया, तो शुरू से ही रिटेल मतलब होलसेल किया या शुरू में रिटेल किया फिर? होलसेल ही शुरू करा। तो चूँकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपका राजगढ़ में या कपड़े का शॉप होगा, रिटेल होगा, रिटेल था और ये होलसेल है, तो रिटेल और होलसेल में बेसिक अंतर क्या पाते हैं? देखिए, रिटेल काम, एक कस्टमर आए तो उसके लिए आपको पूरे फुल टाइम अलर्ट रहना है, लेकिन होलसेल में ऐसा नहीं है। होलसेल में आपको एक बार पूरा सिस्टम जमाने के बाद में फिर वो गाड़ी अपने आप चलती है। तो मुझे लगता है कि मेरे नेचर को भी वो सूट करा कि रिटेल करना मतलब फिर सुबह 10 बजे से लेके रात को 9 बजे तक, जब तक कस्टमर है तब तक बैठना है। लेकिन इंदौर मार्केट ऐसा है कि यहाँ पर होलसेल करना मतलब आप अपने लिए भी समय निकाल सकते हो, थोड़ा समाज के लिए भी समय निकाल सकते हो,
और ऐसा करके आप दोनों में एक वो सामंजस्य बिठा सकते हो। इसलिए होलसेल का एक ये लाभ है। मैं जहाँ तक देखता हूँ, जैसे आप राजगढ़ से आए, और भी मैंने देखा है बहुत से व्यापारी जो हैं, जो बाहर से जब भी उनको होलसेल करना होता है तो वो इंदौर आना पसंद करते हैं। तो चूंकि आपके थ्रू लोगों को मालूम पड़े कि इंदौर में ऐसी क्या खासियत है कि लोग इंदौर को डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट क्यों बना, यहाँ का क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एक व्यापारी को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन चालू करने के। नहीं, इंदौर तो व्यापार का हब है। अपने मध्य प्रदेश के लिए तो अपन ऐसा बोल सकते हैं उसको कि लोग मिनी बॉम्बे बोलते हैं। अपने बिजनेस कैपिटल है अपने प्रांत की, अपने प्रदेश की। और बल्कि अपन ऐसा बोल दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये 3-4 स्टेट में यहाँ से व्यापार होता है। इसलिए जो अपन मध्य भारत जिसको मध्य भारत बोलते हैं, तो वो कोई तकलीफ नहीं है। फिर व्यापार के लिए इंदौर की अपनी एक रेपुटेशन है। नहीं, जैसे अब इसीलिए मैंने ये प्रश्न निकाला क्योंकि क्या है कि काफ़ी सारे छोटे छोटे गांव के व्यापारी हैं, वो चाहते हैं कि हम भी इंदौर आए, हम भी, क्योंकि इंदौर में से मैं भी छोटे शहर से यहाँ आया हूँ, तो आज उस शहर के लोग बोलते तू अच्छा हुआ इंदौर निकल गया यार। तो लोगों को मालूम पड़े कि इंदौर के क्या बेनिफिट्स है। और आप जैसा बता रहे हैं, मैंने नांदेड़ तक, लातूर, नांदेड़, सब वहाँ तक लोग कहते थे कि भाई जोशी जी हमको एमपी की डायरेक्टरी चाहिए, मतलब इंदौर के पते चाहिए, भले महाराष्ट्र के मत दो। मतलब इंदौर से उनको ये तो, और कहीं ना कहीं इंदौर के खून में भी व्यापार है। बिल्कुल। तो वो मतलब इसलिए लोगों को थोड़ा सा मालूम पड़े। और एक शायद ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा बताएं आप। ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा कारण है, सारे सब तरफ का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से अवेलेबल है। कनेक्टिविटी पूरी है, यहाँ से ट्रेन की हो, बस की हो, पूरे देश भर में आप कहीं भी जा सकते हैं। फिर दूसरा, आपने जो व्यापार की बात करी इंदौर की, तो अहिल्याबाई होलकर का, आपने अपनी मालवा की रानी रही अहिल्याबाई होलकर, उनका ये वर्ष भी 300वां जन्म जयंती वर्ष, अगर आपको जानकारी है कि नहीं? हाँ, है ना। और अहिल्याबाई होलकर एक सामान्य परिवार से आई थी, लेकिन उन्होंने ये इंदौर को कपड़े के मार्केट के रूप में पूरे देश में स्थापित करा। ये जो भी 7 मिल अपने इंदौर की थी, या महेश्वरी साड़ियाँ हैं, या ये जो पूरे बुनकर है, और ये जो पूरा व्यापार है, तो अहिल्याबाई का विजन था उस समय कि उन्होंने इसको इंदौर को उसके लिए चुना और उस दिशा को आगे बढ़ाया, और वो आज तक भी वो परंपरा चल रही है व्यापार की। हाँ, जैसे अपन कहें कि खाने के बाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यदि किसी व्यक्ति के लिए है तो वो पहनना। हाँ। तो उस चीज़ के महत्व को समझा कि कपड़े का महत्व क्या है। बिल्कुल। पर आप उनसे एक स्टेप आगे बढ़ गए कि पापा ने आपके कपड़े का सोचा, और आपने कि खाने बिना तो जी। होना नहीं, तो आपने उस कृषि कृषि को चुना। और कृषि को चुनना मतलब अपने आप में एक बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से, तो 85% के लगभग जो पैसा घूमता है वो किसानों की वजह से घूमता है। यदि जिस साल किसान यदि मान लो सूखा पड़ा तो उस दिन कारें भी बिकती नहीं, उस साल कपड़ा भी बिकता नहीं, उस साल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी ठंडा रहता है। तो ऐसा क्या है, मतलब इसलिए आपने एग्रीकल्चर चुना, और आप एग्रीकल्चर में क्या देखते हैं? देखिए जोशी जी, हमारे यहाँ की जो भारत की आबादी है, लगभग आज भी 60%, 65% आबादी गांव में रहती है। और अपन ऐसा देखें तो कुल आबादी का 50% जो है वो किसान है, उनकी कृषि से उनकी जो है पूरी आजीविका चलती है। और उसके कारण वही पैसा रोटेट होकर सारे व्यापार में आता है। वास्तव में जो अगर मेन प्रोडक्ट हम माने तो वो तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही है। बाकी सारे प्रोडक्ट जो होता है वो कोई ना कोई किसी न किसी दूसरे उससे बनता है। जैसे कपड़ा, तो कपड़ा बनता काई से? अल्टीमेटली तो कपास से बन रहा है ना। तो बाकी सारी चीजें रूप परिवर्तन कर रहे हैं। हम भी अगर प्लास्टिक फैक्ट्री हमने लगा रखी है और अगर पाइप बना रहे हैं तो रूप परिवर्तन है। लेकिन एग्रीकल्चर ऐसा है कि जो सीधा वो प्रकृति का सृजन है। चलो, प्रोडक्टिविटी वो है। बिल्कुल सही सर। और मैं आप सब दर्शकों को बताऊं, श्रोताओं को बताऊं कि हमारे गुप्ता जी जो हैं वो बिजनेस के साथ साथ में सामाजिक दायित्वों की पूर्ति भी बहुत मतलब कर्मठता से करते हैं। आज अपना बहुत सारा समय दिन का प्रतिदिन ये संघ के स्वयं सेवक के रूप में देते हैं और समाज के लिए काफ़ी सारे कार्य करते हैं। और शायद इसीलिए गुप्ता जी, मेरे को जहाँ तक जानकारी कि आप तो 30 साल से कर इसमें लगे हुए हैं, पर आपने पाइप का जो अभी फैक्ट्री डाला है नया, शायद 4-5 साल ही हुआ है। 2018 में। हाँ, तो और वो आपने जब आपके बेटे बड़े हो गए, और वो जब, नहीं तो चाहते तो आप पहले भी डाल सकते थे, तो आपने
इतना ध्यान रखा, तो उस पाइप फैक्ट्री के बारे में बताइए, क्योंकि वो मेरे को मतलब आपका शायद प्रोडक्शन अब 9 इंच तक हो गया है, जी जो बहुत बड़ी बात है। जी और सभी तरह आईएसआई भी है, उसके अलावा आपका सारी योजनाओं में भी क्या नाम बोलते हैं, अप्रूव्ड है। जल तो जीवन मिशन में। हाँ, तो कहने का मतलब मेरा कि 6 साल में आपने इतना किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं उसके पहले पंप का पहले बताता हूँ कि जब हमने पंप का प्रारंभ करा तो भी हम क्वालिटी कॉन्शियस थे, लेकिन ऐसा बीच में लगा भी कि हम पंप के साथ में 2 आइटम और कुछ शुरू कर सकते हैं, प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं पाइप का। लेकिन तब चूंकि संघ से जुड़े होने के कारण और समय की उपलब्धता नहीं रहती, उसके कारण हमने वो काम प्रारंभ नहीं करा। लेकिन बाद में 2018 में दोनों बेटे मेरे, और उन्होंने एक ने आईटी से इंजीनियरिंग करी है, एक ने एमबीए करा है, और दोनों ने 2 साल सर्विस करी है। टीसीएस में सर्विस करी है पूना, एक ने 2 साल सर्विस के बाद में 2018 में, चूंकि डीएनए में तो उनके में भी बिजनेस ही है, क्योंकि परंपरागत हम बिजनेसमैन हैं, और एक कहीं ना कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि तो व्यापार की थी, लेकिन परिवार में भी ऐसी बात होती थी कि हम नौकरी देने वाले हैं, हम नौकरी लेने वाले नहीं हैं। इसलिए हम अगर ऐसा करते हैं तो देश समाज के लिए भी हम कुछ करेंगे, तो इसलिए हमें व्यापार में आना चाहिए। तो फिर बेटे का एक दिन फ़ोन आया कि मेरी 2 साल की सर्विस हो गई है, मेरे को कंपनी इंडिया के बाहर भेज रही है, पर मैं इंदौर आकर अपना व्यापार करूँगा। और फिर वो इंदौर आया, 1 साल वो मोटर पंप में मेरे साथ में बैठा, और उसके बाद फिर हमने ये सोचा कि इससे रिलेटेड ही कुछ अपन काम शुरू करें, और फिर हमने एचडीपी पाइप का शुरू करा। तो एचडीपी पाइप, स्प्रिंकलर पाइप बनाते हैं, और जो क्वालिटी का जो हमारा एक विज़न था, उसी विज़न के साथ ही हमने पाइप शुरू करा। हमने अगले ही साल में 1 वर्ष के बाद में हमने पाइप में आईएसआई ले लिया, उसके 1 वर्ष बाद दूसरे साल में हमने स्प्रिंकलर में आईएसआई ले लिया, और हमने चौथे साल आते आते हमने जो एक मशीन से ज़्यादा करके, और जो पहले हम 4 इंच तक 110 तक पाइप बनाते थे, अभी हम 225 तक बनाते हैं। इसी बीच में हम जल जीवन मिशन में भी हमारा पाइप अप्रूव्ड है, और कृषि अभियांत्रिकी में भी हमारा पाइप अप्रूव्ड है। तो ये 4-5 वर्षों में हमने इतना सब कुछ शुरू के 3 वर्षों में ही कर लिया था। वाह, क्या बात है! तो इसमें मुझे थोड़ा बताइए कि आपके जो दोनों सुपुत्र हैं, एक तो अंकित है, वो जो शायद पूरा मार्केटिंग और ये देखते हैं, प्रोडक्शन अंकुश देखता है ना? प्रोडक्शन अंकुश दे। तो अंकुश चूंकि आईटी फील्ड से आया जी। था, और उसका इंजीनियर था, और ये थोड़ा सा मैकेनिकल काम हो गया, तो उसको क्या मतलब वो मज़ा आ रहा है, और वो किस किस तरीके से उन्होंने आपको साथ ढाला इसमें? नहीं नहीं, वो तो आया तो फील्ड तो अलग थी। मैंने उसको बोला, पूछा भी था कि भैया आईटी से आना मतलब आईटी में आप एसी चेंबर में आपको बैठना है, और यहाँ आने के बाद में व्यापार करना मतलब 3 साल आपको बिल्कुल एक मजदूर के जैसे काम करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को अगर समझना है तो। ये संभव हो तो अपन ये काम शुरू करें। लेकिन उन्होंने वास्तव में उस लेवल पर जाकर ये काम को समझा, और अब सारी चीज़ें सेट हो गई। अब एक क्वालिटी जैसी मैं चाहता था, मुझे लगता है कि उससे अच्छा उन्होंने परफॉर्म करा है। जैसे आपने होलसेल शुरू किया, तो जहाँ तक मुझे लगता है संभव नहीं इन दोनों बैठ के सब होलसेल बढ़ाना, तो आपने उस ज़माने में 95 के समय, तब इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो पूरा एमपी आप खुद घूमे होंगे, तो अभी भी आप उस समय आपने मतलब कितना कितना छाना एमपी को? देखिए, शुरू के 3-4 साल तो मैं हर रविवार जाता था, कोई रविवार नहीं बचता था, शनिवार रविवार मैं टूरिंग खुद करता था। लेकिन 3-4 साल के बाद में फिर एक क्वालिटी को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर एक विश्वास हमने 3-4 सालों में अर्जित कर लिया था, और फिर हमारी मार्केटिंग की टीम जाती थी, और हमारे को भरपूर उसमें फिर सभी डीलर्स का सहयोग मिलता था। नहीं, क्योंकि देखो, मैं जहाँ तक जानता हूँ आपके भी डीलर्स जो है वो कभी छूटते नहीं, वो 20-20 साल से आपसे काम कर रहे हैं, तो वो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि आप उसकी शुरुआत आपने की हुई है। हमारे डीलर ऐसे भी हैं जिनसे 1995 में मैंने काम प्रारंभ करा था, और वो आज भी काम हमसे कर रहे हैं। और ऐसे 1-2 नहीं, मेरे ख्याल से ऐसे 20-25 डीलर हैं जिनसे हम 1995 में हमने काम प्रारंभ करा, और आज भी उनसे काम चल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे जो आपने स्वयं जो शुरू किया है, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो एक व्यक्तिगत संबंध जब बनते हैं, तो बिल्कुल। उसका एक अलग ही वो होता है। तो अब आपके मतलब सुपुत्र भी मार्केटिंग में फील्ड पे जा रहे हैं? हाँ, जाते हैं। हमने व्यापार में संबंधों को ही प्राथमिकता दी है।
हमने पैसे कमाने को प्राथमिकता व्यापार में नहीं रखी। हमने प्राथमिकता दी अपनी क्वालिटी बना के रखना और संबंधों को प्राथमिकता से रखना। किसी ने माल नहीं लिया, कम लिया, ज़्यादा लिया, कोई चीज़ डिस्प्यूट भी है तो ठीक है, उसको कैसे अपने को निपटाना है, लेकिन संबंध खराब नहीं करना। तो हमारी प्राथमिकता संबंध और हमारी क्वालिटी। हाँ, आज आपका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य ये कि लोगों तक ये नए-नए लड़के आ रहे हैं बिज़नेस में, तो उनको भी मालूम पड़े उनको कि ये इन एथिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है बिल्कुल। और उसकी वजह से अपना व्यापार जो है वो लॉन्ग टाइम चलता है। बिल्कुल। क्योंकि उस समय मेरे को ध्यान में है, मैं आपको एक थोड़ा-सा छोटा-सा एक इंसिडेंस बताता हूँ। मैं भी एक कंपनी में था, एमबीएच पंप्स करके कंपनी थी, वो भी बहुत महँगा पंप आता था। अब उस ज़माने में मैं महाराष्ट्र देखता था, मैं किसी शॉप पे गया तो उसने मेरे को उल्टा सुना दिया भयंकर तरीके से, मतलब खतरनाक, कि हमका सेवा करने बैठे हैं यहाँ, ऐसा वैसा ये वो, तुम्हारा पंप 16,000 का 5-8 का पंप हमको 8,000 का आता है, ये कितना कमाओगे ये वो। तो मैंने कहा था कंपनी है, क्वालिटी रहती है वो। फिर भी थोड़ा गुस्सा फिर मुझे भी आ गया, तो मैंने मुझे उससे सिर्फ इतना कहा था कि मैंने कहा ये जो सामने 3-4 दुकान दिख रही है, कोई टेक्समो का डीलर है, कोई सीआरआई का है, कोई बीबीसी का, उस ज़माने में बीबीसी का बहुत नाम हुआ करता था। तो ये सब 20-20 साल के पुराने व्यापारी हैं और उनके सबके बोर्ड 20 साल से ऐसे बड़े होते जा रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं उन ब्रांड की वजह से, उस क्वालिटी की वजह से। यदि आप ऐसा क्वालिटी पे नहीं जाओगे तो ये ऊपर जो बोर्ड लगा है नीचे उतर जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ये सब विषय निकालने का उद्देश्य यही था कि क्वालिटी पे आपने बहुत काम किया, क्वालिटी पे ध्यान दिया, तो इन सब को भी थोड़ा संदेश दें कि क्वालिटी का महत्व क्यों ज़रूरी है और क्यों ध्यान देना चाहिए इन बातों पे। देखिए, आपको लॉन्ग टर्म अगर व्यापार करना है तो क्वालिटी पे ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प हो नहीं सकता है। आपको जानकारी होगी, चूंकि आप तो पंप लाइन में आप भी लंबे समय से जुड़े हैं। बीच में एक दौर ऐसा आया था कि जब मार्केट में किट वाले पंप चल रहे थे और इंदौर में भी अधिकतम व्यापारी किट के पंप अपने काउंटर पर रखने लग गए थे कि क्या करें, अगर 100 पंप बेचना है तो 75 किट के बिकते थे, 25 पंप अच्छी क्वालिटी का माल बिकता था। हमारे काउंटर पे उस दौर में भी, वो जो 7-8 वर्षों का दौर था, एक सिंगल पंप भी हमारे काउंटर पर किट का नहीं आया। तो उसके कारण हमारी रेपुटेशन हो रही कि इन्होंने जब उस समय काम नहीं करा हल्की क्वालिटी में, तो इनके यहाँ क्वालिटी, इसलिए क्वालिटी को लेकर तो हमारे यहाँ विश्वास है, वो कोई प्रश्न नहीं। एक बहुत अच्छी बात निकली कि ये अभी सामूहिक रूप से कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे आप क्या बोल रहे हैं कि एक समय किट बहुत बिकती थी, इसका मतलब ये हो कि अब नहीं बिकती है वैसी। लंबा समय है ही नहीं उसका। हाँ, उसकी नहीं। लाइफ लंबी हो ही नहीं सकती है। हाँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म, आपको व्यापार को अगर बढ़ाना है तो क्वालिटी पे ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प हो नहीं सकता है। तो मतलब इसका मतलब ये तो हुआ कि किसान भी धीरे धीरे अब शिफ्ट अच्छे ब्रांड पे हो गया है, उसको क्वालिटी चाहिए। बिल्कुल। तो इसका एक रीजन ये है कि क्वालिटी कॉन्शियस है वो, या फिर ये है कि आप फाइनेंशियली थोड़े साउंड हो गए? दोनों चीजें। आप जैसे कृषि के बारे में, भारत में एमपी एक जमाने में बहुत पीछे था और पिछले 10 सालों में टॉप पे आ गया शायद। बिल्कुल। तो चूंकि आप संघ से भी जुड़े हैं और थोड़ा सा मतलब राजनीतिक और ये भी सब चीज़ें जानते हैं, तो इसका क्या कारण है कि पिछले 10-12 साल में वाकई में मतलब एग्रीकल्चर जो सिंचित जमीन बोलते हैं जिसको, वो 10 टाइम्स बढ़ी है पिछले 12 सालों में। 10 गुना बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। और सेम की अनाज की उत्पत्ति जो है वो भी मैंने 6 साल पहले पढ़ा था कि 4 गुना हो चुकी है। बिल्कुल। तो ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या मतलब विजन था और कैसे किया गया और अब क्या आगे उसके? देखिए, देश की जनसंख्या बढ़ रही है और प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए, उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए। कृषि में भी सरकारें उसके लिए प्रयास कर ही रही है, होना भी चाहिए। लेकिन इसमें संघ का एक दृष्टिकोण और है कि आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले जो कृषि की दृष्टि से जो उत्पादन क्षमता थी वो पंजाब में सबसे ज़्यादा बड़ी थी, आज से लगभग 20-25 साल पहले। तो उसके पीछे कारण था कि सबसे पहले हमारे रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड डालने का काम सबसे पहले जो शुरू करा वो पंजाब ने करा। और इन 20-25 सालों में ऐसा हुआ कि वहाँ का ज़मीन, वहाँ का पानी, उन सब में वो दूषित हुआ, उसमें पेस्टिसाइड का असर आया और उसका एक परिणाम, एक दुष्परिणाम हम उसको बोलेंगे कि ये हुआ कि उन्होंने उत्पादन तो बढ़ा लिया, लेकिन एक कैंसर ट्रेन पंजाब से मुंबई, ये कैंसर ट्रेन के नाम से एक पूरी की पूरी ट्रेन चलती है, हर दूसरे घर में कैंसर का मरीज है। यानी कि ये भी हमारे को एक देखने की दृष्टि होना चाहिए कि हम
अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो आम समाज के लिए, देश के लिए, प्रकृति के लिए, वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए उसका कोई नुकसान तो नहीं है। अगर हमारा थोड़ा प्रोडक्शन कम भी होगा और पर्यावरण हितैषी है, तो मुझे लगता है कि हमें उस दिशा में जाना चाहिए। इसलिए अभी संघ भी प्रयास कर रहा है, अनेक सामाजिक संस्थाएं प्रयास कर रही है कि ये पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद इनका उपयोग कम से कम हो, जैविक गोबर का खाद इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित कर पाएँ। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और सभी ये व्यापारी वर्ग जितने हैं अपने आपके, समझ लो सब व्यापारिक मित्र हैं, वो भी इसको आपसे जानना इसलिए चाहेंगे क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि गुप्ता जी जो हैं लास्ट ईयर संघ प्रमुख जो हैं मोहन भागवत जी जब इंदौर आए थे तो एक व्यापारियों की स्पेशल मीटिंग हुई थी, वो सर के घर पर हुई थी। तो चूंकि अब आपके घर हुई थी तो इसलिए मैं आपसे, क्योंकि अब आप एक प्रकार से आप इन सब के प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि प्रिंटिंग जैसे न्यूज़पेपर और ये इनको एक सामाजिक उसमें माना जाता है, तब तो टैक्स फ्री था, अब शायद 5% टैक्स लगता है जीएसटी, पर उससे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर है। जहाँ तक मुझे लगता है जिस देश का पूरा आधार ही एग्रीकल्चर है, तो उस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पंप पाइप हो गया, ये हो गया, इस पे जीएसटी क्यों 18% या 12% लग रहा है, ये 5% तक क्यों नहीं है? और आपने क्या इस विषय में कुछ बात की? देखिए, ये वास्तव में सरकार का काम है, संघ और सरकार में अंतर है, तो मैं उसमें सीधा आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये तो आपको जनप्रतिनिधि से बात करना पड़ेगी इस विषय में। सरसंघ चालक जी भी आते हैं, संघ के अनेक जो वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। इतना जरूर होता है कि सरकार में बैठे कुछ लोग स्वयंसेवक होने के कारण संवाद रहता है, अपनी कोई बात वहाँ पर ऐसा लगता है तो पहुँचा देते हैं, लेकिन करना नहीं करना, उसका जवाब देना, ये तो वास्तव में सरकार का ही काम है। और अगर हम थोड़ा सा उसमें एकदम डे टू डे उसमें कुछ हमारा मैं मानता हूँ कि कोई, मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि व्यक्तिगत रूप से आप नहीं चाहते हैं कि इस तरह के प्रश्न वहां तक जाए। होना चाहिए, होना ही चाहिए भाई। एग्रीकल्चर सेक्टर सीधा सीधा व्यापार को, अपने कृषि क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो एक टैक्स का जो है बचत वो होना चाहिए। हालांकि ये बात भी है कि अभी केंद्र में जो राष्ट्रवादी सरकार बैठी है, तो उन्होंने अपने चाहे कृषि पंप में सब्सिडी है तो वो आ रही है और सीधा किसानों के खाते में आ रही है। पहले किसानों के खाते में सब्सिडी नहीं आती थी, लेकिन अब मैंने देखा है कि ये 2014 के बाद से पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है और पूरी की पूरी सब्सिडी जो है, जो भी उनके जो अपना ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पर 100% सब्सिडी आती है, और जो पर सामान्य जो वर्ग है, सामान्य वर्ग के किसान है, वहाँ पर भी 10,000 या 50% जो भी कम हो, तो वो राशि अब सीधे किसान के खाते में आती है। तो कृषि किसान हितैषी तो सरकार है ही, मुझे लगता है उसमें ऐसा कुछ। हाँ नहीं, मतलब मैं इसलिए पूछा क्योंकि क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें अगर आपसे पूछी है तो ये सवाल आज अपन मेरे इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के थ्रू लगभग 10,000 लोगों का अपने पास डायरेक्ट नेटवर्क बना हुआ है जी, ये वहाँ तक पहुँचेगा, और हो सकता है कि महीने भर के अंदर ये सारे इंटरव्यूज 16,000 लोगों तक डायरेक्ट मोबाइल में पहुँचे जी, जो अपने पंप पाइप बेचने वाले हैं। वो जब देखेंगे सुनेंगे तो इस चीज़ को आपको भी सपोर्ट मिलेगा सबका। और ये विषय क्योंकि जहाँ तक दूसरे सेक्टर है, अब अदरवाइज ना ले, लेकिन वो बहुत संगठित है। अगर अपने यहाँ की लाइन देखो, अभी लास्ट टाइम ही विवेक बंसल जी हमारे इंटरव्यू में थे तो उनको मैंने पूछा था ये बात कि खंडवा में एक बहुत अच्छा सिस्टम है। खंडवा के जो अध्यक्ष उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई थी कि बोले हमारे यहाँ पर क्या है कि कोई भी कंपनी का पैसा, यहाँ भी कोई किसी डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा डूबा है, किसी ने नहीं दिया है, वो आके एसोसिएशन को बताए तो हम मध्यस्थता करते हैं कि गलती किसकी है, और कोई कंपनी इससे डीलरशिप बदल के इसको दे रही है, बिल्कुल, तो भी वो बदल नहीं सकते। संवाद होना चाहिए आपस में, वो नहीं बदल सकते जब तक कि वो डीलर नो ड्यूज ना दे, दूसरा लेगा नहीं जब तक के। तो ये सब चीजें अपने इंदौर जैसे बड़े मार्केट में क्यों नहीं है और बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे इसके पीछे थोड़ा सा लालच है। हमें लगता है कि ऐसा पूछेंगे तो मेरा डीलर उसके पास चला जाएगा, उसका मेरा नुकसान हो जाएगा, ये थोड़ा सा लालच है, ये भ्रम है। कल भी एसोसिएशन के, अपने इंदौर का जो अभी एसोसिएशन बना, तो कल एसोसिएशन के कुछ लोग मेरे पास आए थे, तो इसी विषय पर बात हो रही थी। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा इंदौर मार्केट को और आपको सशक्त बनाना है
तो आपको व्यापारी के हित में कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, है ना, कि कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, कहीं कोई डिस्प्यूट है, तो आपकी एक टीम रहे, वो उसमें बात करे, मध्यस्थता करे, एक प्लेटफॉर्म उसको उपलब्ध करवाए, एक ट्रांसपेरेंसी है आए। ना। और अगर कोई वास्तव में गड़बड़ है, कोई व्यापारी गड़बड़ है, इंदौर का व्यापारी भी गड़बड़ है, तो वो भी सबके बीच में जाना चाहिए, जो बाहर जो लोग हैं, उसके कारण इंदौर बदनाम नहीं होना चाहिए। और बाहर का भी कोई व्यापारी गड़बड़ है जो इंदौर वालों को चूना लगा के जा रहे हैं, तो वो भी सारे व्यापारियों के बीच में बिल्कुल, आना चाहिए। एग्जैक्टली। ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। मैंने अभी कल ही बात करी यहाँ के एसोसिएशन के कुछ लोगों से। क्या बात है। तो अपनी जो बातचीत चल रही है वो सामाजिक दायित्वों को लेकर चल रही है कब से, और साथ में बिजनेस को, दोनों को अगर कंबाइन करें तो एक विषय और बाहर निकलता है, वो आता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। अभी आज की तारीख में बड़ा ये है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, या जो भी कुछ है इस टाइप का बहुत है। जबकि मैं बाज़ार में घूमता हूँ, आप भी जानते हैं मेरा परिचय क्षेत्र कितना बड़ा है, जी। तो शायद ही ऐसी कोई कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर होता हो जो मुझे ये ना बोलता हो कि जोशी जी कोई बंदा हो तो भेजो। समस्या एक अलग तरह की है, आपको बंदे अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बंदा चाहिए स्किल्स वाला। और ये कह रहे हैं बेरोजगारी, जबकि बेरोजगारी की स्थिति है ही नहीं है। हर जगह एक दो माइनस, हर आदमी को 2-1 बंदों की जरूरत है, लेकिन उसको वैसे मिल नहीं रहे हैं। और फिर जो मिल रहे हैं उसको सहेज के रखना, उसको सालों साल तक संभाल के रखना, ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। वो खासकर आप लोगों को जो जिनके बिल्कुल जीन्स में ब्लड है, मतलब जीन्स में व्यापार है, तो वो लोग समझते हैं कि इस ह्यूमन रिसोर्स को क्यों बचा कर रखना और कैसे बचा कर रखना। तो थोड़ा इस बारे में आप बताएं। देखिए, ये बात तो सही है कि अच्छे लोगों की कमी है, पर अच्छे लोग को तैयार करना पड़ता है ना। कोई भी तैयार होके नहीं आता है, तो अब तैयार करना पड़ता है। अब तैयार होने के बाद में वो भग जाता है ना। सामान्यतः समस्या ये आती है, पर इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ कि हमारे यहाँ पर जब मैंने 1995 में काम चालू करा, तब मेरे यहाँ पर 2 लोग थे, मेरे अलावा 2 लोगों का स्टाफ था। एक व्यक्ति अभी समझो 2018-19 में मेरे यहाँ से 25 साल रहने के बाद में गया। दूसरा व्यक्ति आज भी मेरे यहाँ पर है। और अभी जो मेरे यहाँ स्टाफ है, मेरे ख्याल से सारे के सारे लोग, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 18 साल हो गए। 1995 वाला भी आज है। तो उसके पीछे का जो एक मूल कारण है वो ये है कि जो वो हमारे यहाँ वर्कर नहीं है, वो हमारे उस व्यापारिक प्रतिष्ठान के परिवार का हिस्सा है। हम ये मान के चलते हैं, और जब हम ऐसा मान के चलते हैं, उससे वैसा व्यवहार करते हैं, उसके सुख दुख में खड़े रहते हैं, तो फिर वो भी हमारे लिए उतनी तन्मयता से उस प्रतिष्ठान के लिए काम करता है। और ध्यान में आता है कि जब हम 15 दिन के लिए भी अगर बाहर जाते हैं, तो उनके भरोसे हम हमारे व्यापार को, फैक्ट्री को, ऑफिस को छोड़ के चले जाते हैं। हमारी एक कील इधर की उधर नहीं होती है ना। तो ये चीज़ सिर्फ एक तरफा नहीं चलती है, ये म्यूचुअल है। तो वैसा परिवार भाव, वैसा एक वातावरण जब बनता है, तो फिर व्यक्ति टिकता है और फिर वैसा काम करता है। मैं सेठ और वो नौकर, ये भाव रहेगा तो फिर वो वैसा चलेगा। हम सब एक प्रतिष्ठान के लिए काम कर रहे हैं, सबकी अपना दायित्व है, तो फिर वो रहता, सुख दुख में लिए सब खड़े हैं एक दूसरे के साथ। बिल्कुल सही बात है सर। और एक बात ये भी है कि जैसे मान लो अभी आप हो, मैं हूँ, हम कहीं ना कहीं व्यापार कर रहे हैं, तो अपने यहाँ सभी के यहाँ स्टाफ रहता है। तो ये आप मैं जानते हैं कि जब 1 तारीख आती है तो अपने को अपने घर का नहीं दिखता, अपने को दिखता है कि अपने यहाँ जो लड़का है उसकी तनख्वाह पहले देना है, क्योंकि उसके पास वो लिमिटेड पैसा है और वो उसको उसमें सब करना है। बिल्कुल। तो लेकिन फिर इसके बावजूद, और अगर आप देखा जाए तो जो सामाजिक कार्य भी होते हैं बाजार में, अपन देखते हैं कि कहीं पानी का प्याऊ खुल रहा है, कहीं कंबल बट रहे हैं, या कोरोना टाइम पे जो हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा कोई योगदान करता है तो व्यापारी करते हैं। पर ये ऐसा क्या कारण है कि पूरे समाज में एक प्रकार से आप देखना कि एक विचारधारा, जो भी नैरेटिव सेट किया गया है, व्यापारी हर चीज़ में दोषी कहलाता है, उसका क्या कारण है? देखिए, ये भी एक प्रकार का एक नैरेटिव है ना। व्यापार मतलब व्यापारी तो दोषी तो हो नहीं सकता है। व्यापारी तो समझो सबके लिए करता है, वो सरकार को टैक्स भी दे रहा है, तो वो समाज के उस वर्ग को, जहाँ पर उसको लगता है कि मुझे अपना दायित्व निर्वहन करना है, रोजगार दे रहा है, दृष्टि से रोजगार भी देता है,
सहयोग करना रहता है वहाँ सहयोग भी करता है। समाज की जो एक सांस्कृतिक दृष्टि से जो दिशा रहती है उसमें भी नौकरी पेशा का योगदान नहीं रहता है इतना, उसमें भी व्यापारी का योगदान रहता है कि समाज की दिशा क्या होना चाहिए, मूल्य आधारित। तो व्यापारी तो ठीक है, ये तो चलेगा, ये एक तरह का नैरेटिव सेट हो गया। हाँ नहीं, वो बाकी इसलिए मैंने ऐसा नहीं पूछा है। क्योंकि हम सब व्यापारी वर्ग से आते हैं, तो व्यापारी वर्ग का एक अंदर की पीड़ा तो है, पीड़ा है, बात सही दुख है। तो होता है। क्योंकि जैसे मान लो कोई भंडारा है, तो आप जो कह रहे हैं थोड़ी वो किसी नौकरी व पेशे वाले सरकारी नौकरी वाले के पास जाएगा कि एक तेल का पीपा दे दे। वो व्यापारी के पास तो अधिकार से जाएगा कि सेठ जी एक पीपा में लिख, नहीं, वो पीपा दे दे, और वो भी चाहता है कि यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए, ले जा पीपा। हाँ दोनों चाहते हैं। हाँ? वो उसको तकलीफ नहीं मानता, वो चाहता है अपनी संस्कृति आगे बढ़े। आगे बढ़े, इनके भाग्य से मिल रहा है। जो एक दर्शन है वो है ये हिंदू जीवन दर्शन है। अब मैं फिर से बिजनेस पे आता हूँ सर, कि बिजनेस आप डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग, अब दोनों चीज़ हो गई आपकी। पहले सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे आप, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को अगर कोई कंपनी का जो आप काम कर रहे हैं 10-15 साल से, बहुत अच्छा सेटअप खड़ा किया, और अचानक से आपको मालूम पड़े कि भाई ये जो है, या तो मतलब इनडायरेक्ट वे होता है वो, कि जैसे या तो क्या करते हैं, एकदम से बंद तो नहीं करते हैं कि 2 डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए या 4 बना दिए, आपका एरिया काट दिया, आपका एरिया कम कर दिया। तो इस तरीके का जो किया जाता है, तो इससे मतलब क्या होता है कि ये परंपरागत व्यापारी जो थे वो ऐसा नहीं करते थे, पर अभी जो नया सिस्टम आया हुआ है उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। और ऐसी हो रही है कि मैं देख रहा हूँ कि हर साल बहुत बड़ी बड़ी जो कारपोरेट टाइप कंपनियां, उनके हर साल डिस्ट्रीब्यूटर बदल रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये जो व्यापार में जो कारपोरेट कल्चर आया ना, तो उसमें उनको एक ही चीज़ दिखती है कि व्यापार, पैसा कहाँ मिलेगा। वो टर्नओवर अगर आपका काम किसी ने खड़ा करा और दूसरे ने बोला कि मैं ज़रा इससे 20% ज़्यादा मैं आपको सेल दूंगा, तो उसको बदलने में देर नहीं करते। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं करा। हमारे यहाँ पर जो 25 साल 30 साल पहले जिन लोगों से हमने काम शुरू करा था, 30 साल के बाद में उनसे आज भी हमारा काम चल रहा है। उनसे 2 मोटर से काम शुरू करा था, आज वो 200 मोटर भी हमसे लेते हैं एक साथ। तो ग्रो किया ना, है ना, उन्होंने ग्रो करा। चूंकि हमारा प्रोडक्ट था, वो भी सामान्य से बहुत अच्छी स्थिति में आए। ऐसे कितने डीलर हमारे हैं कि जो उस समय एकदम से इनिशियल स्टेज पे काम शुरू करा था, आज बहुत अच्छी स्थिति पे है। और वो डीलर भी मानते हैं कि उनके पास भी कोई दूसरा जाता है तो वो प्राथमिकता में हमें रखते हैं। हम भी ये चाहते हैं, हम भी ऐसा करते हैं कि उसी स्टेशन का कोई दूसरा व्यापारी हमारे पास आता है कि आपका एमसन ब्रांड हमें दे दो, उनका कितना सेल हो उससे ज़्यादा हम आपको देंगे। लेकिन हम वो नहीं करते। हम जिसने काम शुरू करा, जिसके साथ काम शुरू हुआ है, उसी के साथ जुड़ेंगे, उसी के साथ जुड़े, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, इस भावना को लेकर चलते हैं तो उसके मन में भी एक प्रकार का एक परिवार भाव आता है। तो जिस प्रकार हम हमारे स्टाफ को लेकर एक फेमिलियर एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं, ऐसा हमारा डीलर नेटवर्क भी हमारा एक फेमिलियर एटमॉस्फेयर है। मैं जब डीलर के पास फ़ोन लगाता हूँ, कभी पैसे के लिए फ़ोन नहीं लगाता हूँ। मैं डीलर के पास फ़ोन लगाता हूँ, सामान्यतः सेल के लिए फ़ोन नहीं लगाता हूँ। रिलेशन इस स्तर के हैं कि ये सारी चीज़ें गौण हो जाती है। और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, हमने कभी व्यापार में पैसे को प्राथमिकता में नहीं रखा। पैसा बाई प्रोडक्ट है। आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपके संबंध हैं, व्यापार आपको मिलना ही है। प्रायोरिटी में संबंध रहना चाहिए, प्रायोरिटी में व्यापार होना चाहिए, प्रायोरिटी में हमारे जो क्वालिटी है, जो हमारी पॉलिसी है, वो रहना चाहिए। पैसा प्रायोरिटी नहीं हो सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी जमाना बोले या पहले बोले या अब भी बोलो, वो स्थिति यही है कि यदि आप हमारी भाषा में बोले, हमारी जिसे हम डायरेक्टरी निकालते हैं, तो कंटेंट पे ध्यान देंगे। हमारे कंटेंट में दम होगा तो विज्ञापन अपने आप पीछे आएगा। बिल्कुल। अगर हमारे कंटेंट में बेवकूफ़ बनाना रहा कि हम तो तुम्हारा फोटो छाप देंगे और तुम्हारी 4 तारीफ कर देंगे, और ऐसे 40 लोगों के फोटो छाप के हम एक बार निकाल सकते हैं, बार बार नहीं निकाल सकते। पर हाँ, अगर हमने कुछ अच्छा कंटेंट लाया, इन्फॉर्मेशन से आपसे आज इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमारा बेसिक उद्देश्य पैसा कमाने से ज़्यादा ये है कि मैं अच्छे से अच्छा इंटरव्यू लोगों को दूंगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन आप देंगे, अपने आप लोग आएंगे कि जी हमारे को करवाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हमारा फोकस है। तो वो आपने उस चीज़ को और सरलता से बताया।
और अब एक पाइप सेक्टर में मेरी खुद की एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ, जी। और शायद वो सबको भी मालूम पड़े कि शायद आपका एचडी पाइप आधा इंच या 1 इंच से लेकर 9 इंच तक बनाते हैं। जी। और उसी एचडीपी के अंदर क्या ना स्प्रिंकलर पाइप भी आता है। जी। तो ये इतने सारे, जो क्योंकि एग्रीकल्चर में शायद 3 से 4 इंच तक चलता होगा, लेकिन 9 इंच तक, तो ये अलग अलग किस किस मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, उपयोग? देखिए, एग्रीकल्चर में तो सामान्य तौर पर 2.5 इंची तक का पाइप चलता है, अधिकतम 3 इंची। 90 mm से ज़्यादा एग्रीकल्चर में सामान्यतः नहीं चलता है, लेकिन 110, 160, 225 ये जो सेगमेंट है, ये P100 जो आप तो समझते होंगे, नहीं, मैं इसमें P63 जो रहता है वो एग्रीकल्चर फील्ड में चलने वाला मटेरियल रहता है। P100 जो रहता है वो मटेरियल रहता है गवर्नमेंट के जो काम रहते हैं। तो जैसे कहीं पर नल जल योजना, जैसे जल जीवन मिशन है, अब जल जीवन मिशन में हम भी रजिस्टर्ड हैं, तो जल जीवन मिशन में P100 लगता है। तो उसमें 4 इंच पाइप? हाँ, नहीं 4 इंच नहीं, 9 इंच तक। वहाँ तो और बड़े पाइप भी लगते हैं। अच्छा। पर हम जो 9 इंच तक का बना रहे हैं 225 mm, तो जल जीवन मिशन की योजनाओं में लगता है, जो डैम में पानी, डैम से पानी सप्लाई के लिए खेतों तक पानी को ले जाने के लिए। फिर अपनी जो ये कॉलोनियाँ बनती है, तो कॉलोनी में वाटर सप्लाई, पीने के पानी की सप्लाई के लिए भी P100 का जो है ये 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची, 9 इंची पाइप यूज़ में आता है। तो हम कॉलोनियों को वाटर सप्लाई के लिए भी हम पाइप देते हैं। पेट्रोल पंप में हमारा पाइप लगता है P100, जल जीवन मिशन में हमारा पाइप लगता है। और किसी को डैम से बहुत लंबी दूरी पर लाइन ले जाना, बहुत हैवी पाइप चाहिए, तो उसमें फिर ये पाइप लगता है। तो एग्रीकल्चर सेगमेंट में ये अलग है, और ये थोड़ा सा कमर्शियल सेगमेंट है, इसमें भी चलता है। अब मैं थोड़ा सा और एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि पहले रिजिड पीवी, बहुत पहले तो लोहे के पाइप डलते थे घरों में नल के कनेक्शन के लिए, फिर उसका सब्स्टिट्यूट आया रिजिड पीवीसी, फिर अब एचडीपी पाइप आया। तो एचडीपी के बारे में बोलते हैं 25-30 साल की गारंटी रहती है, तो और रेट्स में भी शायद रिजिड पीवीसी के हिसाब से थोड़ा कम ही है। तो ये एचडीपी जो पाइप है, इसकी ऐसी क्या खास, मतलब ऐसा क्यों है कि वो इतना मजबूत है, और इसकी क्या विशेषता है, थोड़ा सा और डिटेल में बताएं। वो तो जो उसका प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, वो पीवीसी है, ये एचडीपी है। एचडीपी नाम में ही हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, इससे ज़्यादा मजबूत दाना प्लास्टिक में कोई दूसरा नहीं आता है। अच्छा। तो ये तो प्रोडक्ट जो है, रॉ मटेरियल ही सबसे मजबूत हो गया प्लास्टिक फील्ड का, और उससे बनता है स्प्रिंकलर पाइप, एचडीपी पाइप। तो स्वाभाविक है कि ड्यूरेबिलिटी तो उससे ज़्यादा है। फिर स्प्रिंकलर पाइप में एक दूसरे को 20 फीट के बाद में ज्वाइंट करने के लिए क्लिप लगे रहते हैं। तो क्लिप लगे रहते हैं, तो उसके कारण उस पाइप को आप बाहर सड़क पर भी, मतलब खेत के ऊपर भी बिछा सकते हैं, तो कोई उसमें नुकसान नहीं है। लेकिन जो हमारा पीवीसी पाइप रहता है, रिजिड पीवीसी पाइप, उसमें वो मेल फीमेल रहता है, उसमें कोई फंसाना पड़ता, निकल जाता है, टूट जाता है उसके कारण से। इसलिए अब जो ज़्यादा अब किसानों का ध्यान है, किसान ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वो स्प्रिंकलर पाइप को पसंद कर रहे हैं। पहले एक समय था कि स्प्रिंकलर पाइप बहुत महंगा हुआ करता था, अब लगभग दोनों ऊपर नीचे चलते रहते हैं, पर किसानों को भी वो उसकी उपयोगिता ध्यान में आ गई, मजबूती आ गई। तो अब जो अगला भविष्य है वो स्प्रिंकलर पाइप का ज़्यादा है। अच्छा, इसका फिर जब आप बता रहे हो हाई डेंसिटी और ये, तो जो आप केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह होती, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ये इसका उपयोग होता होगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर का तो मुझे जानकारी नहीं है, केमिकल वाला तो, पर ये चूंकि वाटर सप्लाई के लिए लगता है, तो वाटर सप्लाई में भी बहुत सारी जगह लगता ही है। वाटर सप्लाई का भी अपना आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। सर जी, अब अपन ने काफ़ी देर तक बिजनेस की, संघ की, बहुत सामाजिक इसकी बात करी। अब थोड़ी सी आपसे व्यक्तिगत चर्चा करना चाहूँगा कि आप इतना समय देते हैं बिजनेस के लिए, फिर आप सोशल एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं, तो दूसरा और किस, जैसे खुद को थोड़ा सा, जिसमें आपको थोड़ी शांति अनुभव होती है, थोड़ा सा बोलते हैं ना, एक रिलैक्सेशन मिलता है, ऐसा क्या, उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, एक हमारे पिताजी थे, वो वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति थे, और उनकी सोच ये थी कि हमारे को कोई अच्छा काम करना है तो बुढ़ापे में आने के बाद में करेंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारे जीवन का एक सतत वो रहना चाहिए, पूरे जीवन भर हमारा एक दृष्टि वैसा रहना चाहिए।
तो सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि 60-70 की आयु तक हम पहले खूब कमाएंगे, है ना, फिर कोई सोशल वर्क करना होगा तो बुढ़ापे में करेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैंने हमेशा एक अपना पारिवारिक जीवन, अपना व्यापारिक जीवन और अपना सामाजिक जीवन, इन तीनों प्रकार की जो हमारी समझो कि एक लाइबिलिटीज़ है समाज के प्रति, उन तीनों प्रकार की लाइबिलिटीज़ में सामंजस्य बनाकर और फिर मैंने अपना जीवन प्रारंभ करा है। तो मैं 26-27 वर्ष की आयु में, 26 वर्ष की आयु में संघ से जुड़ गया था सक्रिय रूप से। तो व्यापार भी जबकि शुरुआती दौर में था, संघ से भी जुड़ गए, परिवार में भी थे। तीनों में कैसे सामंजस्य हो सकता है? तो फिर उसके कारण एक शांति मिलती है, और वो शांति मुझे लगता है कि वो, मेरी आयु अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, पर मुझे लगता है कि अपन एकदम से ब्लैंक नहीं है, हमने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करा है, ऐसा लगता है, इतना कॉन्फिडेंस रहता है। व्यापार भी अच्छा करा है, परिवार में भी सब आनंद है, और एक सामाजिक भूमिका भी हमने निभाई है, तो उसका एक संतुष्टि तो आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ध्यान में है कि पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो संघ ने आपको लोकसभा चुनाव का प्रभार दिया था, तो उसके क्या मतलब क्या मापदंड रहते हैं? देखिए, संघ ने 2019 और 2024 दोनों लोकसभा चुनाव में मुझे लोकसभा का प्रभारी बनाया था। तो लोकसभा का प्रभारी बनाया मतलब हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक दल से टाई अप या उसके लिए काम करना नहीं था। संघ 3 मुद्दों के आधार पर लोकसभा में अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, देश की सरकार चुनी जानी है, और वो जो सरकार चुनी जाएगी वो देश की नीति बनाएगी। तो देश की नीति भी देश के हित में बने, संघ को ऐसा लगता है। तो फिर उसको लेकर एक पब्लिक अवेयरनेस का ये कार्यक्रम रहता है हमारा। तो किन मुद्दों के आधार पर समाज को मतदान करना चाहिए? तो 3 मुद्दों के आधार पर हम जन जागरण करते हैं। पहली चीज, राष्ट्र हित में मतदान होना चाहिए। दूसरी चीज, मुद्दों पर आधारित मतदान होना चाहिए, हम मुद्दों को समझें। बहुत सारी चीजें आती है, जाति, ये वो, है ना, इन सारी चीजों को पीछे रखना चाहिए। और तीसरी चीज, 100% मतदान करना चाहिए। आप किसी को भी वोट करें, लेकिन हमारा मतदान होना चाहिए। इन मुद्दों के आधार पर संघ काम करता है, हम किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करते हैं। हाँ, मतलब नागरिक अपने कर्तव्यों बिल्कुल, पर ध्यान नागरिक अपने कर्तव्यों पर ध्यान देवे, और चूंकि देश का चुनाव है इसलिए पब्लिक को जागरूक करना ये जिम्मेदारी है, होना ही चाहिए। अब मैं अंत में आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने पंप पाइप दोनों का बिजनेस करते हैं, सभी बहुत क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, तो भविष्य में आपकी क्या योजना है? देखिए, शुरू से आज भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, तो चाहे पंप है या पाइप है, जैसे मैंने आपको पूछा कि पाइप भी हमने 4 साल में, 3 साल में हमने सारी रेंज को ऐसे ही करवा लिया था। पंप भी हम जब से शुरू कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शुरू के 3-4 साल के बाद में हम एक एक प्रोडक्ट को आईएसआई की तरफ बढ़ाते गए, और आज पंप में हमारे पास पूरी रेंज आईएसआई है। तो उसके पीछे का उद्देश्य हमारा जो रहता है कि चाहे पंप हो या पाइप हो, हमारी क्वालिटी बड़े ब्रांड से कंपेयर हम लोग करते हैं कि जो बड़े ब्रांड है, जिनका मार्केट में नाम है, तो उनकी क्वालिटी कैसी है, हमारी क्वालिटी वैसी आना चाहिए। और दूसरी चीज, वो किसानों के लिए अफोर्डेबल प्राइस में हम उसको उपलब्ध करवा पाएँ, तो जो कि हम करवाते हैं। तो हमारा पाइप हो या पंप हो, हम किसी भी बड़े ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो क्वालिटी वैसी रहेगी, लेकिन हमारी जो प्राइस है वो एक किसान के लिए अफोर्डेबल रहती है, तो हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं। अभी आपने अध्यात्म की बातें की कि मैं आध्यात्मिक हूँ, तो आप इसमें किन्हें पढ़ते हैं या किन को फॉलो करते हैं? नहीं, मैं आध्यात्मिक हूँ ऐसा तो नहीं बोला मैंने। हाँ, मतलब पर मैं सामाजिक हूँ। क्या होता है, व्यक्ति आध्यात्मिक मेरे पिताजी थे। मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ जब वो नहीं करता हूँ, है ना। मैंने तो भारत माता को ही अपना इष्ट माना है, और संघ के माध्यम से मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे देश के लिए कुछ थोड़ा बहुत करने के लिए मेरा चुनाव करा ईश्वर ने। ना कर पाते हैं, और जितना करते हैं वो ईमानदारी से करते हैं, ये पक्का है। अब आपके दोनों सुपुत्र जो है वो अब पिछले 4 साल से बिजनेस देख रहे, तो अब तो धीरे धीरे वो सेट हो गए हैं। हाँ। तो फिर अब भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है खुद के लिए? नहीं, एक तो प्लानिंग जैसी पहले चल रही थी वैसी आगे है। न पहले कभी इतने इन्वॉल्व थे, है ना, न कोई रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग है। आदमी अपने काम से कभी रिटायर होता भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। इसलिए सारी चीज़ें, मैंने आपको बोला ना कि एक प्रकार का सामंजस्य होना चाहिए, परिवार,
व्यापार और हमारे सामाजिक क्षेत्र में। वो सामंजस्य से आगे भी काम करेंगे। ये बात जरूर है कि उनके आने से मुझे इधर थोड़ा सा सामाजिक क्षेत्र में पहले थोड़ा कम कर पाता था, भावना ज़्यादा रहती थी, अब थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। व्यापार पे थोड़ा कम भी करता हूँ तो काम चल जाता है। वैसे आखिरी प्रश्न फिर से वही उसी विषय पे, क्योंकि मेरा ही बहुत सारा इंटरेस्ट का विषय भारत मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 10-12 साल से भारत की ग्रोथ या मध्य प्रदेश की ग्रोथ देखने लायक है, वाकई दिखती है, फील्ड पे दिखती है, आंखों से दिखती है। तो अभी भविष्य क्या देखते हैं आप अपने मध्य प्रदेश का और भारत का? देखिए साहब, भारत का भविष्य तो बहुत उज्जवल है ना। भारत तो दुनिया में जो हमारा अतीत अगर हम देखें, थोड़ा सा गुलामी के पहले वाला कालखंड, तो भारत पूरी दुनिया का सिरमौर था। सिर्फ आर्थिक दृष्टि से नहीं, भारत सिरमौर रहा है हमारे विचारों के कारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरी दुनिया को सुखी रखने वाला जो विचार है, वो अगर पूरी दुनिया को अगर किसी ने दिया तो किसने दिया है? वो भारत ने दिया है। ये जो विचार है, ये विचार ही हमारे को वापस से विश्वगुरु बनाएगा, और उस दिशा में अभी चल रहा है। वैसा वातावरण भी हमारे को दिखता है, और निश्चित रूप से हम अपनी आंखों से मुझे लगता है कि 5-7 साल में वैसा परिदृश्य हम देखेंगे कि भारत के इस विचार को पूरी दुनिया स्वीकार करेगी। आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो सन 1770 ईस्वी के आसपास भारत की जीडीपी लगभग 27% थी। वर्ल्ड जीडीपी में भारत का योगदान 27% था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुनिया का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश था वो भारत था। ये जितने भी आज विकसित देश अपने आप को बोलते हैं, सबको भारत से एक्सपोर्ट होता था। हमारे यहाँ का कपड़ा, हमारे यहाँ की मेडिसिन, हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, दुनिया हमारे यहाँ सीखने आती थी। पर यह गुलामी के बाद का कालखंड रहा, और ये मैकाले शिक्षा पद्धति का ये कहीं ना कहीं दुष्परिणाम है कि हमारे लोगों की दृष्टि पाश्चात्य की तरफ हो गई और हमने उसको श्रेष्ठ मान लिया। लेकिन ये 50, 60, 70 वर्ष निकले हैं, उसके दुष्परिणाम सामने आ गए हैं। दुनिया को वापस से फिर इस भारत के विचार पर, हिंदू विचार पर आना पड़ेगा, और आ रही है ना, क्योंकि ये दुनिया को सुखी रखने वाला विचार है। ये किसी पूजा पद्धति से बंधा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, हिंदुत्व मतलब ये वैज्ञानिक दृष्टि से जीवन जीने की पद्धति है कि अगर हम भोजन में तुलसी का पत्ता रखते हैं तो तुलसी के पत्ते में क्या क्या वैज्ञानिक गुण हैं, उसके कारण हमने तुलसी को मां माना है ना। तो ये कोई अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। इसलिए हमारा विचार शुद्ध है, पवित्र है, और उसके आधार पर भारत विश्वगुरु बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या बात है सर, आज की चर्चा में बहुत मज़ा आया यार। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा कि जो आपने कहा ना कि शुरू में एक बात निकली थी, आपने कही थी कि जो अपना कृषि है वो उत्पादन क्षेत्र है, बाकी सब जगह कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन। तो अपना हिंदू धर्म भी ऐसा है कि जो उत्पादन में विश्वास रखता है वो कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखता है। बिल्कुल। तो जहाँ उत्पादन है वहाँ 1 के 100 होंगे, कन्वर्जन में आप उतने के उतने ही रहोगे, सिर्फ चीज़ें बदल सकती है। बिल्कुल ठीक। तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वैसा होगा और होना भी चाहिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय जो आपका बोलते हैं कि आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं वो सब विश्व तक पहुँचे और सब विश्व कल्याणकारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।